मेरा नाम है संजय और आज हम जानने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी का बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि कितनी प्रेरणादायक रही है? एक ऐतिहासिक विरासत, बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को भारत के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार में हुआ था। वह उस नेहरू गांधी वंश की चौथी पीढ़ी है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थीं। उनके पिता राजीव गांधी एक युवा और दूरदर्शी प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते थे। इस तरह की विरासत में जन्म लेना किसी भी व्यक्ति के लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों का अनुभव कराता है। राहुल का बचपन राजनीतिक गतिविधियों से भरे माहौल में बीता, जहां देश के बड़े बड़े निर्णय लिए जाते थे। यह पारिवारिक पृष्ठभूमि उनके लिए केवल एक राजनीतिक पहचान नहीं थी, बल्कि यह सेवा और बलिदान की एक गाथा भी थी। उन्होंने छोटी उम्र से ही अपने परिवार को देश के लिए काम करते देखा था। घर में आने वाले लोग और होने वाली चर्चाएं अक्सर देश की समस्याओं और उनके समाधानों के इर्द गिर्द घूमती थीं। इस माहौल ने उनके मन में सार्वजनिक सेवा की भावना को गहराई से स्थापित किया। उनकी मां सोनिया गांधी ने भी भारतीय संस्कृति और मूल्यों को पूरी तरह से अपनाया, जिससे परिवार में एक मजबूत नैतिक आधार बना रहा। राहुल और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी परिवेश में एक दूसरे का साथ देते हुए अपने शुरुआती साल बिताए। बचपन में उन्हें उन त्रासदियों का भी सामना करना पड़ा जिन्होंने देश को झकझोर कर रख दिया था। 1984 में जब उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तब वह केवल 14 वर्ष के थे। इस घटना ने उनके परिवार और देश पर गहरा आघात किया। इसके कुछ ही वर्षों बाद 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की भी एक आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई। इन दुखद घटनाओं ने राहुल के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही राजनीतिक जीवन के खतरों और देश सेवा के लिए चुकाई जाने वाली कीमत को समझ लिया था। इन अनुभवों ने उन्हें अधिक संवेदनशील और मजबूत बनाया, जो बाद में उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में भी परिलक्षित हुआ। इन व्यक्तिगत त्रासदियों के बावजूद गांधी परिवार ने देश सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कभी कम नहीं होने दिया। राहुल गांधी ने अपने पिता और दादी के बलिदान को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाया। उन्होंने सीखा कि सच्चा नेतृत्व व्यक्तिगत नुकसान से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में निहित है। उनका बचपन सिर्फ एक राजनीतिक घराने के राजकुमार का नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे युवक का था जिसने अपनी आंखों के सामने इतिहास को बनते और बिगड़ते देखा था। यह अनुभव उनके भविष्य के राजनीतिक जीवन की नींव बना, जिसने उन्हें साधारण लोगों के दर्द और संघर्षों के प्रति सहानुभूति रखने वाला नेता बनाया। शिक्षा और व्यक्तिगत विकास, एक वैश्विक नागरिक का निर्माण। राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और बाद में देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल में हुई। इन संस्थानों ने उनके शुरुआती चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दून स्कूल में उन्हें एक अनुशासित वातावरण मिला, जहां उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए छात्रों के साथ रहकर टीम वर्क और नेतृत्व के शुरुआती सबक सीखे। हालांकि सुरक्षा कारणों से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही घर से पूरी करनी पड़ी। दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल और प्रियंका की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन गई थी, जिसके कारण उन्हें एक सामान्य स्कूली जीवन से दूर रहना पड़ा। यह उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन इसने उन्हें आत्मनिर्भर और लचीला बनना भी सिखाया। उच्च शिक्षा के लिए राहुल गांधी विदेश गए। उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन अपने पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण उन्हें फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज में स्थानांतरित होना पड़ा। यहां उन्होंने 1994 में कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपनी पहचान छिपाने के लिए उन्होंने राउल विंची के छद्म नाम का उपयोग किया। यह अनुभव उन्हें एक सामान्य छात्र का जीवन जीने का अवसर देता था।
जहां उन्हें उनकी पारिवारिक पहचान के बजाय उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर आंका जाता था। इस दौरान उन्होंने दुनिया को एक अलग नजरिए से देखा और विभिन्न संस्कृतियों को समझने का अवसर प्राप्त किया। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए ब्रिटेन का रुख किया। उन्होंने 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में एम.फिल की डिग्री हासिल की। यह विषय भारत जैसे विकासशील देश की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को समझने के लिए बेहद प्रासंगिक था। उनकी अकादमिक यात्रा ने उन्हें वैश्विक आर्थिक रुझानों, सामाजिक न्याय और विकास के मॉडल पर एक गहरी और सूक्ष्म समझ प्रदान की। इस शिक्षा ने उनके उस दृष्टिकोण को आकार दिया जो मानता है कि भारत का विकास समावेशी होना चाहिए, जहां हर नागरिक को प्रगति का लाभ मिले। राजनीति में प्रवेश करने से पहले राहुल गांधी ने कॉरपोरेट जगत में काम करने का अनुभव भी प्राप्त किया। उन्होंने लंदन में मॉनिटर ग्रुप नामक एक प्रबंधन परामर्श फर्म के साथ काम किया। यह अनुभव उनके लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने उन्हें व्यावसायिक दुनिया की कार्यप्रणाली, रणनीति निर्माण और प्रबंधन के सिद्धांतों को समझने का मौका दिया। इस नौकरी ने उन्हें एक आम पेशेवर की तरह जीवन जीने का अनुभव कराया, जहां उन्हें अपनी पहचान खुद बनानी थी। यह दौर उनके व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ क्योंकि इसने उन्हें राजनीति के बाहर की दुनिया की वास्तविकताओं से परिचित कराया और एक अधिक व्यावहारिक और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद की। राजनीति में पहला कदम अमेठी और एक नई शुरुआत। वर्ष 2004 में राहुल गांधी ने कॉरपोरेट जगत को अलविदा कहकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसका देश को लंबे समय से इंतजार था। उन्होंने उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जो पारंपरिक रूप से उनके परिवार का गढ़ रही थी। यह सीट पहले उनके पिता राजीव गांधी और फिर उनकी मां सोनिया गांधी के पास थी। अमेठी से चुनाव लड़ना केवल एक राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि यह उनके परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का एक प्रतीकात्मक कार्य भी था। उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में 1 लाख से अधिक मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की और भारतीय संसद में अपनी यात्रा शुरू की। संसद में अपने शुरुआती वर्षों में राहुल गांधी ने सीखने और समझने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें अक्सर अनिच्छुक राजनेता के रूप में चित्रित किया गया, लेकिन पर्दे के पीछे वह देश की जटिल समस्याओं और संसदीय प्रक्रियाओं को समझने में लगे हुए थे। उन्होंने भाषण देने या मीडिया में सुर्खियां बटोरने के बजाय देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करना और आम लोगों से सीधे संवाद करना चुना। वह ग्रामीण भारत की समस्याओं, विशेषकर किसानों और मजदूरों के मुद्दों को समझने के लिए अक्सर चुपचाप यात्राएं करते थे। उनका यह दृष्टिकोण पारंपरिक राजनीति से अलग था, जो उन्हें जमीनी हकीकत से जोड़ता था। अमेठी के सांसद के रूप में उन्होंने क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई पहल की। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया, विशेषकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए। उनका मानना था कि सच्चा विकास तभी संभव है जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और स्थानीय लोगों को अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मिले। वह नियमित रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते, लोगों की शिकायतें सुनते और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते। अमेठी के लोगों के साथ उनका रिश्ता केवल एक सांसद और मतदाता का नहीं, बल्कि एक पारिवारिक सदस्य जैसा था। राजनीति में उनका प्रवेश एक ऐसे समय में हुआ जब भारतीय राजनीति बदल रही थी। उन पर अपने परिवार की विशाल विरासत का दबाव था और उनकी हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जाती थी। आलोचकों ने अक्सर उनकी अनुभवहीनता पर सवाल उठाए, लेकिन राहुल ने इन आलोचनाओं को अपनी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा माना। उन्होंने धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की, जो केवल उनके परिवार के नाम पर आधारित नहीं थी, बल्कि उनके अपने विचारों और कार्यों पर आधारित थी। अमेठी से शुरू हुई यह यात्रा उनके एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय थी। संगठन को मजबूत करना।
युवा कांग्रेस और नई ऊर्जा। 2007 में राहुल गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई जब उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का प्रभारी बनाया गया। यह उनके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने इन युवा संगठनों को केवल पार्टी के सहायक अंगों के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें भविष्य के नेताओं की नर्सरी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने महसूस किया कि पार्टी में नई ऊर्जा और नए विचारों को लाने के लिए युवाओं को अधिक अवसर देना आवश्यक है। उनका मानना था कि अगर कांग्रेस को भविष्य के लिए प्रासंगिक बने रहना है तो उसे युवाओं की आकांक्षाओं को समझना और उन्हें पूरा करना होगा। इन संगठनों का नेतृत्व संभालने के बाद राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी सुधार किया वह था आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना। उन्होंने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई में पदाधिकारियों के चयन के लिए आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। इससे पहले इन पदों पर नामांकन के माध्यम से नियुक्तियां होती थीं, जिससे भाई भतीजावाद और गुटबाजी को बढ़ावा मिलता था। चुनाव की व्यवस्था ने आम और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के भी नेतृत्व की भूमिका में आने का मार्ग खोल दिया। इस कदम ने इन संगठनों को पूरी तरह से बदल दिया और हजारों युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने देश भर में कई सामाजिक और राजनीतिक अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दों जैसे कि शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने युवाओं को जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने और उनकी समस्याओं को उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका उद्देश्य एक ऐसी युवा नेतृत्व की पीढ़ी तैयार करना था जो केवल चुनाव लड़ने तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे। उन्होंने प्रतिभा खोज कार्यक्रमों के माध्यम से देश के कोने कोने से प्रतिभाशाली युवाओं को खोजा और उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने का मंच प्रदान किया। यह प्रक्रिया चुनौतियों से रहित नहीं थी। पार्टी के भीतर के पुराने नेताओं ने इन बदलावों का विरोध किया क्योंकि इससे स्थापित व्यवस्था को खतरा था। हालांकि राहुल गांधी अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ रहे। उनका मानना था कि पार्टी में पारदर्शिता और योग्यता को बढ़ावा देना दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद होगा। उनके प्रयासों ने कांग्रेस पार्टी को एक नई पीढ़ी के नेता दिए जो आज पार्टी और देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई में उनके द्वारा किए गए सुधारों ने यह साबित कर दिया कि वह यथास्थिति को चुनौती देने और संगठन में सार्थक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। 2013 में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष और फिर 2017 में अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा था। यह वह दौर था जब भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था और कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी हार का सामना कर रही थी। 2014 के आम चुनाव में पार्टी की हार एक बड़ा झटका थी और इसके बाद कई राज्यों के चुनावों में भी पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। इन हारों के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व पर सीधे सवाल उठाए गए। मीडिया और राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें एक कमजोर और अप्रभावी नेता के रूप में चित्रित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस कठिन दौर में राहुल गांधी पर न केवल पार्टी को फिर से खड़ा करने का दबाव था, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता को भी साबित करने की चुनौती थी। उन्होंने हार से निराश हुए बिना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने पार्टी के भीतर संवाद को बेहतर बनाने और वरिष्ठ तथा युवा नेताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। उन्होंने देश भर में यात्राएं की और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। हालांकि 2019 के आम चुनाव में भी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इस चुनाव में वह अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से भी हार गए। हालांकि उन्होंने केरल की वायनाड सीट से जीत हासिल की। 2019 के चुनाव परिणामों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यह एक साहसिक और अप्रत्याशित कदम था। अपने इस्तीफे के साथ जारी किए गए एक खुले पत्र में उन्होंने हार के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पार्टी को जवाबदेही की संस्कृति को अपनाना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया
कि पार्टी के भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि कोई गैर गांधी व्यक्ति अध्यक्ष बने। इस कदम ने कई लोगों को आश्चर्यचकित किया, लेकिन इसने उनकी राजनीतिक ईमानदारी और सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाया। उन्होंने दिखाया कि वह पद के लिए नहीं बल्कि विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भी राहुल गांधी एक सांसद और पार्टी के एक प्रमुख नेता के रूप में सक्रिय रहे। उन्होंने सरकार की नीतियों की मुखर आलोचना करना जारी रखा, खासकर आर्थिक मुद्दों, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मामलों पर। उन्होंने संसद के अंदर और बाहर जनता की आवाज को मजबूती से उठाया। यह संघर्ष का दौर उनके लिए एक व्यक्तिगत और राजनीतिक परिवर्तन का समय था। इन चुनौतियों ने उन्हें एक अधिक परिपक्व, धैर्यवान और दृढ़ नेता बनाया। उन्होंने सीखा कि राजनीति में सफलता और विफलता स्थायी नहीं होती और महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने विश्वासों के लिए लड़ते रहें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों। सितंबर 2022 में राहुल गांधी ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और उनके प्रति लोगों की धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। इस यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा। यह कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक जाने वाली लगभग 4000 किलोमीटर की एक पदयात्रा थी। इसका उद्देश्य देश में बढ़ रही नफरत और विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ प्रेम, एकता और सद्भाव का संदेश फैलाना था। यह कोई चुनावी यात्रा नहीं थी, बल्कि यह भारत की आत्मा को फिर से जोड़ने का एक प्रयास था। राहुल गांधी ने हर दिन औसतन 25 किलोमीटर पैदल चलकर इस यात्रा को पूरा किया, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व शारीरिक और मानसिक दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन था। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी का एक नया रूप देखने को मिला। वह एक आम भारतीय की तरह एक साधारण सफेद टी शर्ट में लाखों लोगों के साथ सड़कों पर चले। उन्होंने किसानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों और समाज के हर वर्ग के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने उनकी कहानियां सुनी, उनकी समस्याओं को समझा और उनके दुखों को साझा किया। यह एक तरफा संवाद नहीं था, यह एक गहरी बातचीत थी जहां एक नेता अपनी जनता की नब्ज को महसूस कर रहा था। उनकी सहजता, विनम्रता और लोगों से सीधे जुड़ने की क्षमता ने उन सभी नकारात्मक छवियों को ध्वस्त कर दिया जो उनके विरोधियों ने वर्षों से बनाई थी। भारत जोड़ो यात्रा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम से कहीं बढ़कर एक सामाजिक आंदोलन बन गई। लाखों लोग स्वेच्छा से इस यात्रा में शामिल हुए क्योंकि उन्हें राहुल के संदेश में एक सच्चाई और ईमानदारी दिखाई दी। यात्रा जिन भी कस्बों और गांवों से गुजरी, वहां उत्सव का माहौल बन गया। लोगों ने उनका स्वागत फूलों, पारंपरिक नृत्यों और गर्मजोशी से किया। इस यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और आत्मविश्वास भर दिया, जो कई चुनावी हारों के बाद निराश हो चुके थे। इसने पार्टी को एक नई दिशा और एक स्पष्ट वैचारिक आधार प्रदान किया: संविधान की रक्षा करना और देश की विविधता का सम्मान करना। 150 दिनों तक चली इस यात्रा ने राहुल गांधी को एक गंभीर, धैर्यवान और जनता से जुड़े नेता के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि वह केवल एयर कंडीशन कमरों में बैठकर राजनीति करने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि वह धूप, बारिश और ठंड की परवाह किए बिना लोगों के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं। यह यात्रा उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उन्हें पप्पू की छवि से निकालकर एक ऐसे जननेता के रूप में प्रस्तुत किया जो भारत की वास्तविकताओं को समझता है और उसके भविष्य के लिए लड़ने को तैयार है। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी का राजनीतिक पुनर्जन्म किया और उन्हें भारतीय राजनीति के केंद्र में फिर से स्थापित कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता से प्रेरित होकर राहुल गांधी ने 2024 की शुरुआत में एक और महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में समाप्त हुई और इसने देश के पूर्वी और मध्य भागों को कवर किया। यदि पहली यात्रा का उद्देश्य देश को भावनात्मक रूप से जोड़ना था, तो इस दूसरी यात्रा का मुख्य ध्यान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के मुद्दों पर था। राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से देश के वंचित और हाशिए पर पड़े समुदायों की आवाज को बुलंद करने का संकल्प लिया।
उन्होंने न्याय को अपने राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखा। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया: युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। उन्होंने बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं, महंगाई से त्रस्त महिलाओं, कर्ज में डूबे किसानों और अधिकारों से वंचित मजदूरों के मुद्दों को जोर शोर से उठाया। सबसे महत्वपूर्ण था हिस्सेदारी न्याय, जिसके तहत उन्होंने देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की। उनका तर्क था कि देश के संसाधनों और अवसरों में सभी समुदायों की उनकी आबादी के अनुपात में उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि किस समुदाय की कितनी संख्या है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रारूप पहली यात्रा से थोड़ा अलग था। यह मुख्य रूप से बस यात्रा थी, जिसमें पैदल चलने के भी कई हिस्से शामिल थे। इससे उन्हें कम समय में अधिक दूरी तय करने और देश के एक बड़े हिस्से तक पहुंचने में मदद मिली। यात्रा के दौरान वह विभिन्न नागरिक समाज संगठनों, छात्र समूहों और स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधियों से मिले। उन्होंने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए और अपनी पार्टी के वैकल्पिक दृष्टिकोण को जनता के सामने रखा। उन्होंने अपनी यात्रा के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। यह यात्रा 2024 के आम चुनावों से ठीक पहले हुई और इसने कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान की नींव रखी। यात्रा के दौरान उठाए गए मुद्दे पार्टी के घोषणा पत्र का आधार बने। इसने राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में और मजबूत किया जो सत्ता से सवाल पूछने से डरता नहीं है और जो गरीबों और वंचितों के अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर लड़ने को तैयार है। न्याय यात्रा ने उनके राजनीतिक संदेश को और अधिक स्पष्टता और धार दी। इसने दिखाया कि उनका संघर्ष केवल राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं, बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण और समान भारत के निर्माण के लिए है, जैसा कि संविधान निर्माताओं ने सपना देखा था। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। इन चुनावों में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों वाले इंडिया गठबंधन ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने अकेले 99 सीटें जीतीं, जो 2019 के चुनाव में जीती गई 52 सीटों से लगभग दोगुनी थीं। इंडिया गठबंधन ने कुल मिलाकर 234 सीटें हासिल की, जिससे सत्तारूढ़ भाजपा को अपने दम पर बहुमत हासिल करने से रोक दिया गया। यह परिणाम राहुल गांधी के अथक संघर्ष और उनकी बदली हुई राजनीतिक रणनीति का सीधा प्रतिफल था। यह जनादेश एक मजबूत विपक्ष की वापसी का संकेत था। इस चुनाव में राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीटों, उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड से चुनाव लड़ा और दोनों पर भारी अंतर से जीत हासिल की। रायबरेली, जो उनकी मां सोनिया गांधी की पारंपरिक सीट थी, पर उनकी जीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी का संकेत दिया। बाद में उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया ताकि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से अपना पहला चुनाव लड़ सकें, जो परिवार और पार्टी में एकजुटता का एक मजबूत संदेश था। इस चुनाव ने राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो न केवल भीड़ खींच सकता है, बल्कि उसे वोटों में भी बदल सकता है। चुनाव अभियान के दौरान राहुल गांधी का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों से बचते हुए जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और सामाजिक न्याय को अपने अभियान का मुख्य केंद्र बनाया। उन्होंने खटाखट जैसे सरल और आकर्षक नारों के माध्यम से अपनी गारंटियों को जनता तक पहुंचाया, जैसे कि गरीब परिवारों की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने का वादा। हाथ में संविधान की एक प्रति लेकर प्रचार करना उनकी अभियान शैली का एक प्रतिष्ठित हिस्सा बन गया, जिसने यह संदेश दिया कि यह चुनाव भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इन चुनावों ने राहुल गांधी के 10 साल के संघर्ष को एक नई वैधता प्रदान की। उनकी भारत जोड़ो यात्राओं
उनकी लगातार यात्राओं और जनता के साथ उनके सीधे संवाद ने आखिरकार रंग दिखाया। लोगों ने उनमें एक ऐसा नेता देखा जो उनकी समस्याओं को समझता है और उनके लिए लड़ने को तैयार है। 2024 का जनादेश केवल सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं थी, यह राहुल गांधी की राजनीतिक स्वीकार्यता और उनके नेतृत्व में जनता के बढ़ते विश्वास का प्रमाण था। इसने उन्हें भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय और अपरिहार्य व्यक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित कर दिया, जो भविष्य में देश की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज 9 अगस्त 2025 को राहुल गांधी भारतीय राजनीति में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। वह अब केवल एक ऐतिहासिक विरासत के उत्तराधिकारी नहीं हैं, बल्कि अपनी मेहनत, संघर्ष और दृढ़ता से अर्जित की गई साख वाले एक परिपक्व नेता हैं। 2024 के चुनावों ने उन्हें एक मजबूत विपक्ष के निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित किया है। उनकी भूमिका अब केवल सरकार की आलोचना करने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सामने एक वैकल्पिक और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की भी है। वह संसद के भीतर और बाहर जनता की आवाज बनकर सरकार को जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राहुल गांधी का भारत के लिए दृष्टिकोण प्रेम, सद्भाव और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। वह एक ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं जहां विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग बिना किसी डर के एक साथ रह सकें। उनका मानना है कि देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है और इस विविधता की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। वह आर्थिक विकास के एक ऐसे मॉडल का समर्थन करते हैं जो समावेशी हो, जहां विकास का लाभ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। उनका न्याय का एजेंडा इसी दृष्टिकोण का एक व्यावहारिक रूप है। उनकी राजनीतिक यात्रा अभी जारी है। चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अब उनके पास अनुभव, जनता का समर्थन और एक स्पष्ट दिशा है। वह लगातार देश भर में घूम रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। वह नई पीढ़ी के नेताओं को तैयार करने और पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और एक नेता का काम जनता की सेवा करना है, उन पर शासन करना नहीं। यह विनम्रता और सेवा की भावना ही उनकी राजनीति का मूल मंत्र है। राहुल गांधी की यात्रा बचपन की त्रासदियों से लेकर राजनीतिक संघर्षों और हाल की सफलताओं तक प्रेरणा का एक स्रोत है। यह दिखाती है कि लगातार आलोचनाओं और असफलताओं के बावजूद यदि कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर टिका रहे और ईमानदारी से प्रयास करता रहे, तो वह अंततः लोगों का विश्वास जीत सकता है। उनकी कहानी धैर्य, दृढ़ संकल्प और आत्मसुधार की कहानी है। राहुल गांधी का सफर अभी लंबा है, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह भारत के भविष्य को आकार देने के लिए एक लंबी और सार्थक लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक ऐसे भारत के लिए जो अधिक दयालु, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक एकजुट हो। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल ऑफ सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे। जय महादेव।